Assalamu alaikum. Respected future doctors, my name is Dr. Yasir Iqbal and I am from King Edward Medical University, Lahore, batch 28, currently a second year MBBS student. Let's start with the today's master class, and today's master class is regarding the complete nomenclature. आज हम लोग nomenclature को उसकी डिटेल्स में करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपको कोई कंपाउंड दिखे और आप साथ ही उसको नेम कर सकें। आपके जो डेली यूज़ आइटम्स हैं, जिस तरह शैम्पू हो गया, सोप हो गया, उनके जो कवर्स के पीछे कितने ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको आप नेम भी कर सकते हैं अगर आपने आईयूपैक का नोमेनक्लेचर एफएससी लेवल तक का सीखा हुआ हो। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर विद फुल एंथुसियास्टिक अप्रोच। तो चलें जी, सबसे पहले ना हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को कॉमन नेमिंग से। ठीक है, कि कॉमन नेमिंग जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल नेमिंग। ठीक है, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो कॉमन या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कॉमन नेमिंग जो है इसका ड्रॉबैक क्या था जिस वजह से हमें आईयूपैक की ज़रूरत पड़ी। इसका ड्रॉबैक ये था बेसिकली कि आपके पास जो आईयूपैक नेम है दैट वाज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, जबकि कॉमन नेमिंग की कोई लॉजिकल बेसिस नहीं थी। ठीक है, कॉमन नेमिंग को कभी उसके एनिमल ओरिजिन, कभी उसके प्लांट ओरिजिन, कभी उसके द नेम ऑफ द डिस्कवरर, उसके ऊपर उसकी बेस पर नाम दे दिया जाता। कभी कोई पर्सनल रीज़न, लाइक किसी को कोई इंसान पसंद है, उस इंसान के नाम पर उस कंपाउंड को नेम दे दिया। ठीक है, इस तरह करके कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग जो है वो वजूद में आई। ठीक है, लेकिन हम लोग बेसिकली अब इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग से। और इसके ना कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको प्रॉपर जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला रूल ये है कि नंबरिंग कार्बन एटम्स, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम्स के नंबर के हिसाब से उसको किस तरह नेम दिया जाता है। देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स लाइक जिस तरह एल्डिहाइड्स हो गए, ठीक है, जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, उनमें हम लोग ये वाला जो नोमेनक्लेचर है, लाइक कॉमन में जो नंबरिंग अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको ना इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक 1 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फॉर्म। ठीक है, 1 कार्बन के लिए आप यूज़ करते हो फॉर्म। 2 कार्बन के लिए आप यूज़ करते हो एसिड, द वर्ड एसिड। 3 कार्बन के लिए आप यूज़ करते हो द वर्ड प्रोपियोन, प्रोपियोन। ठीक है, प्रोपन नहीं, प्रोपियोन। ठीक है, देन 4 कार्बन के लिए आप यूज़ करते हो द वर्ड ब्यूटायर। आई होप यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दीज टर्म्स। अब हम चाहते हैं 5th कार्बन के ऊपर। तो 5th कार्बन के ऊपर कुछ बच्चों को नहीं पता होता, दिस इज कॉल्ड एज वेलर। ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज वेलर। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्डिहाइड है तो वेलर एल्डिहाइड, अगर एसिड है तो वेलेरिक एसिड। ठीक है, अब 6 कार्बन के ऊपर जाते हैं जी। 6 कार्बन तक भी आपको आना चाहिए, दैट इज कैपर, कैपर। ठीक है, अगर आपके पास ये एल्डिहाइड है तो CaPeR और आगे एल्डिहाइड, कैपर एल्डिहाइड। और अगर ये एसिड है तो कैप्रोइक एसिड, CaPROIC, कैप्रोइक एसिड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग द कॉमन नेमिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉमन नेमिंग का एक फीचर है बड़ा ही डिस्टिंक्टिव, दैट इज़ कि जिन कंपाउंड्स में हम लोग ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे होते, लाइक ये जो कार्बन के हिसाब से नंबरिंग का नाम है, ठीक है, उनमें हम लोग किस तरह नेम दे रहे होते हैं। देखो, अल्केन्स में आपने देखा होगा कुछ ऐसी टर्म्स जो कि आपको लाइक उसकी आइडेंटिफिकेशन समझ नहीं आती। लाइक फॉर एग्जांपल आइसो हो गया, नियो हो गया। अभी हम लोग इसको ना डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कि आइसो का मतलब भाई क्या है। आइसो का मतलब ये है, देखो एक आपके पास है ना पेरेंट चेन। ठीक है, कोई भी आपके पास है पेरेंट चेन, आपने देखना है जी ये आइसो है कि नहीं। तो आपको आइसो की आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पता होनी चाहिए। इसकी आईडी पॉइंट क्या है, इसका आईडी पॉइंट ये है, लेफ्ट कार्बन से सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल जुड़ा हुआ हो। ठीक हो गया। इसके ऊपर अगर मिथाइल जुड़ा होगा तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये पहचान है आइसो की। ठीक है, जिस तरह आपकी पहचान आपका अपना नाम है, उसी तरह आइसो की पहचान ये जो लेफ्ट मैन ने जो क्लाउड बनाया है ये है। ठीक है, हाइड्रोजन आप खुद पूरे करने सारों में। और ये अब देखो, अब इसको नाम कैसे दोगे। ये आपके पास आइसो है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला अल्केन है। ठीक है, इमेजिन करेंगे अभी सारे कार्बन्स के ना हाइड्रोजन पूरे हैं। लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 है, CH2 है। ठीक है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH
3 है, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज, अगर आप इसको अल्केन की बात करो, इसी का अल्केन वर्जन की बात करो, अल्केन वर्जन, तो उसमें हम लोग इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन, ठीक है। इसका अल्केन वर्जन ये होगा, जबकि इसका अल्काइल वर्जन क्या होगा। अल्काइल कैसे बनाते हैं भाई, ये वाली बात जो है ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। भाई अल्काइल आपने बनाना है, लाइक आइसोपेंटाइल ग्रुप बनाना है फॉर एग्जांपल, तो बच्चे कहते हैं जी इस वाले हाइड्रोजन को निकाल लो, या इस वाले को निकाल लो, या इस वाले को निकाल लो। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। मैं आपको अभी क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट वाली ये जो क्लाउड है, दिस इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसो। इसको आप छेड़ ही नहीं सकते हो। तो आपने हाइड्रोजन भला किससे निकालना है, आपने निकालना है राइट टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। जो पेरेंट चेन है आपकी लॉन्गेस्ट, उसमें राइट साइड वाला टर्मिनल कार्बन जो कि यहाँ पर ये वाला मिथाइल है, इससे आपने इसका हाइड्रोजन छीन लेना है एक, ठीक है। इसका आपने हाइड्रोजन एक छीना और क्या बना दिया CH2, और यहाँ पर ये कर दिया तो ये क्या बन गया, अल्काइल बन गया। और ये क्या बना जी, ये बन गया जी आइसो का पेंटाइल, ठीक हो गया, आइसो का पेंटाइल। और अब आपने फंक्शनल ग्रुप बनाना है जी। अब इसी के साथ आपने ना कोई फंक्शनल ग्रुप में कॉमन नेमिंग दे रहे हो जी, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपने क्लोरीन को डालना किधर है, बच्चों को ना ये नहीं समझ आती। अगर आपको सिर्फ ये पॉइंट समझ आ गया ना कि आइसो का अल्काइल कैसे बनता है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर समझ आएंगे कि आइसोपेंटाइल क्लोराइड क्या है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल क्या है। कि जहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला था बिल्कुल उसी ही जगह पर आपने फंक्शनल ग्रुप डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप OH डालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे OH डाल दोगे, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक हो गया, आइसोपेंटाइल का एल्कोहल बन गया। चलो जी, आइसो ग्रुप आपका मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसकी अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपकी कोई मिस्टेक मुझे देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस लेक्चर के बाद एक प्रॉपर MCQs का सेशन कंडक्ट कराने जाएंगे अपने ग्रुप्स में, जो कि हमारे ग्रुप्स हैं 5 में सेशन के, और उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई किसको कितनी समझ आई है, ठीक है। चलो जी, आइसो के बाद हम लोग चलते हैं जी नियो पे, ठीक है। कि भाई नियो क्या होता है, देखो नियो अगर आपने समझना है ना, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि एक तो पेरेंट चेन है जी, ठीक है, पेरेंट चेन। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ हाइड्रोजन पूरे कर लें, मिथाइल है जी, ये CH2 है जी, और ये CH3 है जी। अब नियो की जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, ID पॉइंट है, वो ये है कि जो लेफ्ट साइड है उससे सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है उसके ऊपर पहले एक मिथाइल जुड़ा था और एक हाइड्रोजन जुड़ा था, फिर उसको हम कहते थे आइसो। अब यहाँ पे भी मिथाइल है इसके, और यहाँ पे भी मिथाइल है इसके। जब लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे दो दो मिथाइल लग जाएं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नियो स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका ID पॉइंट क्या होगा, बेसिकली ये लेफ्ट साइड वाला जो मैं अभी क्लाउड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दिस इज द बेसिकली ID पॉइंट ऑफ नियो स्ट्रक्चर। अब देखो, अब ये हमने बनाया क्या है, बेसिकली काउंट करो जी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज कॉल्ड एज नियो हेक्सेन, सिंपल, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपने नियो हेक्साइल बनाना हो तो क्या करोगे जी, थोड़ा सोचो, यहाँ पर ऑब्वियस बात है एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और ये क्या बन जाएगा भाई, दिस विल बी कॉल्ड एज नियो का हेक्साइल, ठीक है, सॉरी हेक्साइल, ठीक है, नियो हेक्साइल बन गया। और अगर आपने इसका फंक्शनल ग्रुप बनाना है तो यहीं पर आप उसका फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो क्या बन जाएगा, नियो हेक्साइल एल्कोहल, ठीक हो गया। तो आपको इसकी तीनों फॉर्म समझ आ गई। अब मैं आपको ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने आइसो में नया मेंबर, लाइक एक हायर मेंबर बनाना है, नियो में एक हायर मेंबर बनाना है, तो कैसे बनाओगे भाई। आपने वही गलती नहीं करनी कि जो बच्चे कहते हैं जी अगर आइसो में एक नया मेंबर बनाना है जी, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के इधर एक मिथाइल लगा दो, इधर एक मिथाइल लगा दो, तो एक नया मेंबर बन। बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर नया मेंबर बनाना है तो आप आइसो का वो अल्काइल जो था ना, आइसो जिस तरह पेंटाइल था, तो उसमें से हाइड्रोजन यहाँ से निकाला था ना, इसी की जगह आप एक मिथाइल लगा दोगे। फॉर एग्जांपल इसी की जगह अगर आप यहाँ पर एक अदद मिथाइल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा जी, ये आइसोपेंटेन से ये क्या बन जाएगा, आइसोहेक्सेन। आइसोपेंटाइल से आप इसका हाइड्रोजन रिमूव करोगे एक, तो क्या बन जाएगा, आइसोहेक्साइल। और यहाँ से आइसोपेंटाइल अल्कोहल से बन जाएगा आइसोहेक्साइल अल्कोहल, अगर आप यहाँ पे CH2 करके OH लगा दो। समझ आ रही है मेरी बात। और इसी तरह नियो में भी सेम सिस्टम चलेगा कि अगर आपने नियो में एक हायर मेंबर बनाना, नियो हेक्सेन से नियो हेप्टेन बनाना है, तो यहाँ OH की जगह आप एक और मिथाइल लगाओगे, लेकिन लगाओगे किधर, राइट साइड का टर्मिनल कार्बन जो है उसी के साथ आपने एक लगाना होता है कार्बन, तब जाके एक हायर मेंबर बनेगा। किसी भी और कार्बन में छेड़छाड़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक हो गया।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो जी, अब हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट फीचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नोमेनक्लेचर के साथ स्पेसिफाइड है। हाँ जी, तो फिर कॉमन नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट फीचर क्या आएगा? बेसिकली नेक्स्ट फीचर इज अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या चीज़ें होती हैं? देखो, सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कि कार्बन के लिहाज से एक कार्बन जो है वो प्राइमरी कब होगा, वो सेकेंडरी कब होगा, वो टर्शरी कब होगा। देखो, जब एक कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन, तो फिर इसको हम कहेंगे प्राइमरी है ये। सेकेंडरी तब होगा जब ये फर्दर एक कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच हो। टर्शरी कब होगा? फर्दर तीन कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक हो गया। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम बेस्ड अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसी तरह अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, दैट इज रिगार्डिंग द नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन एटम की क्लासिफिकेशन कैसे करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम की क्लासिफिकेशन आप इस तरह करोगे, उसमें भी आप यही देखोगे, उसमें भी देखना आपने क्या है, देखना आपने कार्बन एटम ही का नंबर है। ठीक है, ये देखो, इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। ये कॉपी हो गया जी, और ये यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। देखो, प्राइमरी में ये होगा, प्राइमरी नाइट्रोजन एटम में ये होगा कि वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा होगा। सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम में क्या होगा, वो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा होगा। टर्शरी नाइट्रोजन एटम में ये होगा, वो फर्दर तीन कार्बन एटम से जुड़ा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, अमोनिया NH3 है, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो बाय मिथाइल, तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइन, दैट इज़ अ प्राइमरी अमाइन। अगर आप उसको दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बाय मिथाइल, तो वो क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल अमाइन, यानी वो बन जाएगा एक सेकेंडरी अमाइन। अगर आप उसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बाय थ्री मिथाइल ग्रुप्स, तो वो क्या बन जाएगा? ट्राई मिथाइल अमाइन, या फिर बन जाएगा वो टर्शरी अमाइन। ठीक हो गया? तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। और ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि कार्बन की बारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हमने कार्बन ही देखा, तो नाइट्रोजन की बारी हम लोग क्या नाइट्रोजन देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है टू द नंबर ऑफ लिंक्ड कार्बन एटम्स, चाहे वो खुद जो भी एटम है उसके साथ लिंक्ड कार्बन एटम्स कितने हैं। दिस बेसिकली डिटर्मिन्स कि वो जो है आपके पास प्राइमरी कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा या टर्शरी कहलाएगा। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से ही रिलेटेड है। अच्छा, वो बात भला क्या है कि जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये जो टर्शरी है, ये हम फंक्शनल ग्रुप्स में कैसे क्लासीफाई करते हैं? भाई फंक्शनल ग्रुप्स कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे है कि हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल है जी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है जी, ये टर्शरी अल्कोहल है जी। फॉर एग्जांपल बीच में आ रहा होता है काफ़ी जगहों पर MCQ में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। भाई वो क्या चीज़ है? उसमें बेसिकली ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करता है वो जिस कार्बन एटम पर जुड़ा होगा, जिस कार्बन एटम पर जुड़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन एटम डिटरमिन करेगा कि आया वो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है या वो टर्शरी है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी अल्कोहल है, ROH है ना, ठीक है, इसमें प्राइमरी, तो इसमें आपके पास देखो फॉर एग्जांपल CH3, CH2 और OH, तो ये इथेनॉल है। ठीक है, अब इथेनॉल में क्या है, ये जो OH है, ठीक है, OH है, ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, किस वजह से हम इसको क्या क्लासिफाई करेंगे? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, देन अब देखो ये CH3 है, ये CH2 है। अब ये CH2 की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने यहाँ एक और मिथाइल लगा लिया, और ये OH है। अब OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा था वो 1 डिग्री था, वो प्राइमरी था। अब हम इसको क्या कहेंगे? अब हम लोग इसको कहेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब टर्शरी जब फंक्शनल ग्रुप आप कहते हो कोई भी चीज़ टर्शरी फंक्शनल ग्रुप में कैसे है, तो वो कैसे आता है जी? देखो, ये आपके पास मिथाइल है, ये कार्बन है, इसके ऊपर भी मिथाइल लगा दो जी, एक नीचे भी मिथाइल लगा दो। ठीक है, तो अब इसके साथ जब आप OH लगाओगे तो ये OH किस कार्बन से जुड़ा है? एक ये वाला जो OH है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा है, और इसका मतलब वो कार्बन जिससे जुड़ा है वो कार्बन है 3 डिग्री या टर्शरी। ठीक है, 3 डिग्री टर्शरी के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ अ टर्शरी अल्कोहल। और ये टर्शरी में कौन सा अल्कोहल है? 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी
ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। अब मैं आपको ना एक और बात बता दूं, बच्चे कहते हैं सर ये टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और आईएसओ नियो में क्या फ़र्क रह गया। देखो मेरी बात सुनो, आईएसओ नियो जो था ना, आईएसओ और नियो वर्ड से देखो, दैट वाज कि ये आईडी पॉइंट्स उसके, उसका आईडी पॉइंट है एक फिक्स्ड, और वो आईएसओ और नियो में क्लासिफिकेशन है, और दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दैट इज बेस्ड अपॉन कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उसकी क्या नेचर है। ठीक है। अब आपको मैं ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है। लाइक ये देखो, अब ये वाला जो है ना, ये तो चलो है ही 3 कार्बन ना, तो इसमें तो आइसोनियन नहीं होता डिटरमिन। देखो इसमें ना हम पेरेंट चेन पहले ना करते हैं सेलेक्ट। ठीक है। अब इसमें पेरेंट चेन क्या होगी, ऑब्वियस बात है ये वाली पेरेंट चेन होगी। ठीक है, जिसमें अल्कोहल भी आ गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन जो है वो एक मिथाइल से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको हम लोग कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने आपको क्या निशानी बताई थी, आइसो में लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर वाली कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। और ये है क्या, किस टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब अब मेरी आपको बात समझ आ रही है कि ये क्लासिफिकेशंस डिफरेंट हैं। ये मतलब नहीं होता कि आईएसओ है तो ये सेकेंडरी होगा, ये आपने खुद कंपाउंड को देख के एनालिसिस करना है कि वो बेसिकली आईएसओ के साथ साथ सेकेंडरी है कि नहीं है, और वो आपको नजर आ रहा है कि OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। ठीक हो गया। अब देखो जी, अब मैं ना आपको दिखाता हूँ कि आईएसओ में ही एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये अलग तरह की क्लासिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। देखो CH3 है, CH है, ठीक है, यहाँ पे उसी तरह CH3 है। अब मैंने ना चेन इलोंगेट की बेसिकली, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH। अब मुझे ये बताओ कि ये जो OH है, OH ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री या प्राइमरी है। तो इसका मतलब ये अल्कोहल जो है दैट इज बेसिकली अ प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये है कौन सा, ये है, यहाँ से देखो, तो ये किसका आईडी पॉइंट है भाई, दिस इज द आईडी पॉइंट ऑफ आइसो ग्रुप। तो ये कौन सा, 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल का अल्कोहल। अब ये आइसोब्यूटाइल का जो अल्कोहल है दैट इज बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आइसो स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स कि वो है क्या स्ट्रक्चर, उसमें क्या उसके अंदर स्ट्रक्चरल कन्फिगुरेशन है। ठीक है। और यहीं पर देखो कि ये जो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल था, आइसो प्रोपाइल, ठीक है, ये अल्कोहल जो था ये तो था सेकेंडरी। तो अब आपको समझ आ गया इनमें डिफरेंस है। ठीक है। और वो आपने किस पे एनालाइज करना है, किस बेसिस पे, इनका स्ट्रक्चरल जो कन्फिग्रेशन है उसको देखकर। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो आई होप अभी तक की आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बेसिकली चलने लगे हैं कॉमन नोमेनक्लेचर के ही एक और फीचर की तरफ, और वो फीचर है बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा एटम्स। कि ये अल्फ़ा बीटा गैमा एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या कहता है कि भाई हमें कैसे पता चलता है अल्फ़ा एटम है, ये उसका करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये अभी हम लोग डिटर्मिन करते हैं। देखो बेसिकली बात ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द अल्फा एटम। ठीक है, अल्फा कार्बन एटम। अब इस अल्फा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जो लिंक्ड H एटम्स हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इस अल्फा कार्बन एटम के साथ फर्दर कार्बन जुड़ा था, फर्दर कार्बन एटम जुड़ा था, तो वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन एटम। और उस बीटा कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो कहलाएंगे बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। अब हम लोग इसको ना समझेंगे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर से, तब समझ आएगी। और फॉर एग्जांपल ये लास्ट है कि ये कार्बन भी अगर फर्दर कार्बन से जुड़ा हो, किसी फर्दर कार्बन से जुड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, गैमा कार्बन एटम।
और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन होंगे दोज विल बी गैमा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक हो गया? तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। अब हम लोग ना प्रॉपर समझते हैं एक कंपाउंड को ड्रॉ करके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके बाद, तो इसलिए बड़ी गौर से सुनना है मेरी बात को, ठीक है? CH2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है? और यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, ठीक है? तो ये देखो कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगाया हुआ है, सॉरी OH लगाया हुआ है, ठीक है? अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। इसका ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फ़ा कार्बन्स हैं? एक अल्फ़ा कार्बन है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं? एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब ये अल्फ़ा कार्बन जिस कार्बन से भी जुड़ा होगा दैट कार्बन इज़ बेसिकली कॉल्ड एज बीटा कार्बन। तो एक ये बीटा कार्बन हो गया, सॉरी ये बीटा लिखना था, एक ये बीटा कार्बन हो गया और एक ये बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं भाई? तो ये हाइड्रोजन एक एक्सेस में बना हुआ है जी, इसको ख़त्म करते हैं, 4 बॉन्ड्स पूरे करने, हमने तो 5 ही बना दिए। अच्छा जी, तो अब ये बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास तो 0 बीटा हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये जो कार्बन है इस बीटा कार्बन के पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, यानी बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? बीटा हाइड्रोजन है बेसिकली 3, ठीक हो गया? तो 3 बीटा हाइड्रोजन। अब देखो जो बीटा कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये तो किसी के साथ अटैच नहीं है। ये वाला जो बीटा कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, और हर वो कार्बन जो बीटा कार्बन से जुड़ा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैमा कार्बन एटम। गैमा कार्बन एटम, गैमा कार्बन एटम। अब मुझे ये बताओ गैमा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? तो जो भी हाइड्रोजन गैमा कार्बन से लगा है दैट इज अ गैमा हाइड्रोजन। तो गैमा हाइड्रोजन 3, 6 और ये 9, तो 9 गैमा हाइड्रोजन है। इस तरह आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना आना चाहिए, चाहे वो आइसोनियो की बेस पर हो, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बेस पर हो, चाहे वो द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा गैमा एटम्स को इन्वॉल्व कर रहा हो, ठीक है? वो आपसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कोई स्ट्रक्चर बना के दे के पूछ सकते हैं कि इसमें बीटा हाइड्रोजन एटम कितने हैं भाई, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास काफ़ी सारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स में लिंक्ड है, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है? तो चलें जी, अब हम लोग जो है वो कॉमन नोमेनक्लेचर के जो हमने फीचर्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो है वो प्रॉपर चलने जा रहे हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के जो इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर्स हैं उन पर, ठीक है? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग जो बात समझेंगे ना वो ये है कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों आई। वो तो हमें पता लग गया कि कॉमन नोमेनक्लेचर के ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए। और आईयूपैक नोमेनक्लेचर का बेसिकली मकसद क्या था? इसका मकसद ये था जो कि आपके पास कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था, वो ये था कि हर वो कंपाउंड जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंट नेम होना चाहिए, ठीक है? ये उनका मोटो था कि हर वो चीज़, जाहिर सी बात है भाई, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसका नाम अलग रखो ना, ठीक है? अब दो अलग अलग लोग हैं, उन दोनों का नाम भी एक है, शक्लें भी एक हैं ही चीज़ एक, ठीक है? लेकिन वो हैं डुप्लीकेट, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि वो उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है? उनकी आपने हर चीज़ ही सेम कर दी भाई। जब उनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनका नेम अलग होना चाहिए। ये बेसिकली मोटो था आईयूपैक नोमेनक्लेचर का। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर की जो बेसिस थी वो क्या थी। इट वाज बेस्ड अपॉन, अगर इसकी एक लाइन में एक वर्ड में बेसिस बताओ, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, ठीक है? जो अभी हमने बात भी की कि इसकी बेसिस है अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है? अब हम किस पे चलते हैं जी? अब हम लोग चलते हैं इसकी एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं कि कोई भी आईयूपैक नेम आपने देना है ना यार, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि जो आपके माइंड में हो, ताकि आपका ना एक माइंड में स्केच क्लियर हो कि यार आईयूपैक नोमेनक्लेचर देने जा रहा हूँ, एक नाम देने जा रहा हूँ, एक पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम देने जा रहा हूँ, तो उसकी कोई जनरल फॉर्म भी तो हो ना कि जिसको मैं याद रखूँ, तो मुझे पता हो कि अब मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रक्चर की बेस पे। अब देखो इसका जनरल नाम क्या है। इसका जनरल नाम आपने देना होता है बेसिकली, एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स प्लस आपने इसमें ऐड करना होता है वर्ड रूट, ठीक है? अभी मैं आपको ये बातें समझाऊंगा, आपको बहुत हलवा लगेगा। और वर्ड रूट के बाद क्या आ जाता है बेसिकली? सफिक्स, ठीक है? तो ये बेसिकली 3 चीज़ का कम्बिनेशन, सिंपल इतनी सी बात है कि इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन किया तो ये आपके पास एक आईयूपैक नेम बन जाएगा। अब हम जी डिटेल में समझते हैं कि जी प्रीफिक्स होता क्या है। देखो प्रीफिक्स में ना बेसिकली 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक 1 डिग्री प्रीफिक्स।
बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, वो इसलिए कि आपके पास जो साइक्लो अल्केन्स है ना, ठीक है, उनको भी नेम करना, इस वजह से मुझे ये बात बतानी पड़ रही है कि एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब मैंने 2 डिग्री को पहले क्यों लिखा है और 1 डिग्री को बाद में क्यों लिखा है, इसकी रीज़न है, देखो इसकी क्या रीज़न है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, बेसिकली दिस इज बेसिकली द सब्स्टिट्यूएंट। आपने नाम सुना ही होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो शुरू में आता है और उसका साथ नंबर आता है और साथ फिर उसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम आता है, जो कि वो प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। देन 1 डिग्री में क्या आता है, 1 डिग्री हमेशा नहीं होता, ठीक है, 1 डिग्री हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। और 1 डिग्री बेसिकली क्या होता है, 1 डिग्री में आ जाता है साइक्लो, ठीक है, हम लोग सिर्फ साइक्लो पढ़ेंगे। इसके अलावा भी मतलब इसमें बातें आ जाती है साइक्लो के बाद स्पायरो बायसाइक्लो, लेकिन हमारे जो कोर्स है हमारा उसमें सिर्फ साइक्लो आता है, ठीक है। तो साइक्लो एल्केन्स की अगर बात होगी सिर्फ तब हम लोग इस 1 डिग्री प्रीफिक्स को देखेंगे, वरना आप बेशक भूल जाओ 1 डिग्री प्रीफिक्स को। आप सिर्फ समझो कि प्रीफिक्स इज बेसिकली आ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आपको मैं अभी सिखाता हूँ, ये सब्स्टिट्यूएंट किस तरह डिसाइड हो रहा है। अच्छा, वर्ड रूट बेसिकली क्या है, वर्ड रूट इज बेसिकली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड कर रहा है वर्ड रूट, ठीक है। अब आ जाते हैं सफिक्स पर। अब सफिक्स क्या है बेसिकली, सफिक्स इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। देखो सफिक्स क्या होता है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊँ ना तो 1 डिग्री सफिक्स इज बेसिकली एन, इन और आइन। ऑब्वियस बात है, अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आइन तो आएगा, ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो फिर एन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स इज बेसिकली द मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है, वो आपके पास 2nd डिग्री सफिक्स है। और ये सारा कुछ एक ख़ास तरतीब में है, ये नहीं कि शुरू में मैंने देखें यहाँ पर देखें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा और फिर 1 डिग्री लिखा। इसका मकसद ये है कि 2 डिग्री पहले आता है, 1 डिग्री बाद में आता है, ठीक है। अब मैं आना आपको इसको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना पहले आपको प्रीफिक्स की बात एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ गया, ये है ना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने लगा दिया जी मिथाइल, तो इसको आप क्या कहोगे, साइक्लो मिथाइल हेक्सेन तो नहीं कहोगे ना, आप इसको कहोगे मिथाइल। क्यों, पहले मिथाइल क्यों आया, क्योंकि 2 डिग्री, 2 डिग्री इज बेसिकली द सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल इज बेसिकली हियर एज द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मिथाइल, फिर आया 1 डिग्री प्रीफिक्स जो कि हमने कहा था साइक्लो है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मिथाइल साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है रिंग में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आएगा, हेक्स, ठीक है। मिथाइल साइक्लो क्यों का साइक्लिक स्ट्रक्चर, 6 कार्बन है तो हेक्स। और फिर आपके पास सफिक्स में देखो तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, एन आएगा। क्यों एन आया, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ सैचुरेटेड था, तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका हमने नाम रखा। 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आया ही नहीं मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। हमने पढ़ा था ना कि एल्केन्स या साइक्लो एल्केन्स में कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये उसकी रीज़न थी। अब आपको लॉजिकली समझ आई होगी कि भाई प्रीफिक्स और ये सफिक्स इन सब का ना क्यों मतलब ये इस एक खास तरतीब में है, ठीक है, क्योंकि यही तरतीब एक लॉजिक भी बनाती है। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि जो हम लोगों ने ऊपर बातें की थी कि भाई एक होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, एक होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ना ये प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर को अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें क्या कहता है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर है वो फंक्शनल ग्रुप अपना सफिक्स देगा। सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप देगा भला, सफिक्स देगा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। और सफिक्स कहाँ आता है, सबसे एंड पर, दिस 2 डिग्री सफिक्स बेसिकली। जब हम यहाँ सफिक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम 2 डिग्री की बात कर रहे हैं और वो आता है सबसे एंड पर। तो सबसे एंड पर उसका नाम आएगा जो हमारा सबसे मेन फंक्शन ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे एंड पर नाम आता है दैट इज बेसिकली टू विच दैट कंपाउंड बिलोंग्स, दैट इज द फैमिली टू विच द कंपाउंड बिलोंग्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं जी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है दैट इज बेसिकली द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है दैट इज़ बेसिकली एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर आता है लेकिन दैट इज़ बेसिकली नॉट इंक्लूडेड इन आर नॉर्मल नोमेनक्लेचर। फिर आ जाता है जी एस्टर, फिर एस्टर के बाद आ जाता है जी एसिड हेलाइड, ठीक है, एसिड हेलाइड। फिर आ जाता है हमारे पास एमाइड, ठीक है। ये आपको बेसिकली ना याद ही रखनी पड़ेगी, ये चीज़ ही ऐसी है कि याद रखने वाली है। देन आ जाती है नाइट्राइल फैमिली, ठीक है। याद रखना है आपने कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो और था, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है वो ये है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाइट्राइल के बाद आ जाता है जी फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आ जाता है जी कीटोन, ठीक है। कीटोन के बाद आपके पास बेसिकली आता है एक अदद एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के बाद आपके पास आता है अमाइन, अमाइन के बाद आपके पास आता है ईथर। अब मेरी बात सुने, अब बच्चे पूछते हैं कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पर फॉल करते हैं? वो ईथर से ऊपर होते हैं। इसकी मैं ना आपको लॉजिकल रीज़न बताता हूँ। ईथर जो होते हैं ना उनका नेम होता है बेसिकली एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये देखकर बताओ कि जो ईथर्स का अपना नाम है उनके अपने नाम में एंड पर एल्केन आ रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन कि उसके अपना कोई पहचान है ही नहीं, ठीक है, कि वो पेरेंट फंक्शन ग्रुप भला कैसे बनेगा? उसका तो अपना कोई पेरेंट में एंड पे नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसका तो नाम ही पीछे एल्कोक्सी के तौर पे आ रहा है। जब उसका अपना नाम ही उसको लिफ्ट नहीं करा रहा तो हम क्यों उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बिल्कुल भी ईथर्स को लिफ्ट नहीं करानी है अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। पहले आएगा जी अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स पहले आता है अल्काइन से, ठीक है। देन आएगा अल्काइंस और देन आएगा आपके पास ईथर्स, ठीक है, ईथर्स। अच्छा जी, अब हम लोग ना थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि आसानी से लिखा जाए। अब हम देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जब इससे ऊपर कोई प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स आएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्या मतलब कि एंड पर ओइक एसिड आएगा ताकि पता लग जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से है। और फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर का कोई ग्रुप आ गया, ठीक है, जिस तरह ये SO3H है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड जो है वो इससे ऊपर आ जाता है ना, तो उस केस में आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो COOH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट होगा और फिर वो जो सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट है दैट विल बी द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फिर हम लोग ये कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी जगह हम लोगों ने क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, यानी इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जब लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 पोजीशन पर COOH लगा हुआ है और उससे बड़ा कोई पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हम ये कहेंगे 2 कार्बोक्सी और आगे करके हम नेम लिखेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पर कार्बोक्सी जो है वो एक प्रीफिक्स होगा और प्रीफिक्स जो है वो किसके लिए होता है? सब्स्टिट्यूएंट के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। प्रीफिक्स इज लिंक्ड विद सब्स्टिट्यूएंट्स, सफिक्स इज लिंक्ड विद द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप और द मेन फंक्शनल ग्रुप, द फैमिली टू विच द होल कंपाउंड बिलोंग्स। अच्छा, अब आ जाते हैं एनहाइड्राइड्स पर। एनहाइड्राइड जब आपके पास आता है ना सफिक्स के तौर पर मेन फंक्शन ग्रुप के तौर पर, तब हम लिखते हैं इसको ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक हो गया। जबकि जब ये प्रीफिक्स के तौर पर आता है तो फिर हम लोग इसको कुछ भी नहीं लिखते, प्रीफिक्स के तौर पर ये कभी भी नहीं आता, ठीक है। एनहाइड्राइड के बारे में याद रखें, ये प्रीफिक्स के तौर पर आता ही नहीं है, सफिक्स के तौर पर आएगा, यही मेन फंक्शन ग्रुप होगा वहाँ पर और इसको ओइक एनहाइड्राइड एंड होगा वो नेम, ठीक है। एस्टर, एस्टर का आपको पता ही होगा कि अल्कानोएट से एंड होता है, ठीक है, लाइक अल्कानोएट से एंड हो रहा होता है, ठीक है। O8 जो है ना बेसिकली दैट इज़ बेसिकली फॉर एस्टर। और एस्टर के लिए जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक भी पड़ा हुआ है, मैं आपको ना दिखाता हूँ, ये कार्बन 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 और फिर कार्बोक्सिल लगा हुआ है और इस जगह पर जो है ना वो है C+O विद OR, ठीक है। तो
हम लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा है ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और ये हमारा क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब ये आएगा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 नंबर पर क्या लगा हुआ है, ये एस्टर फैमिली का ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो ग्रुप है ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है और प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ये क्यों हमने बोला, ओ आर बेसिकली एल्कोक्सी और यहाँ पर कार्बोनाइल। तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल जब आप लिखोगे तो वो आप क्या लिख रहे हो, बेसिकली एस्टर को एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिख रहे हो, ठीक है। ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम है, लेकिन वैसे अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका नाम कैसे दोगे, 3 एल्कोक्सी कार्बोनाइल अल्कानोइक एसिड, और यहाँ पर आप जो है ये वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। 3 पोजीशन पर एल्कोक्सी कार्बोनाइल और फिर अल्कानोइक एसिड, ठीक हो गया। तो ये सारा जो है आपके पास नेम होगा। आगे अब मैं आपको एग्जांपल तो समझा दी, अब हम जल्दी जल्दी नाम लिखते जाते हैं। तो एल्सिड हैलाइड में हम क्या करते हैं, ऑयल हैलाइड, ठीक है, ऑयल हैलाइड, एल्कानोइल हैलाइड, ठीक है। इसको अभी हम ना एक एक फंक्शनल ग्रुप वाइज जब डिटेल में करेंगे ना तब हमें मज़ा आएगा कि भाई ये बात क्या चल रही है, ठीक है। और जब आप इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हो, यानी जब इससे टॉप प्रायोरिटी वाला फॉर एग्जांपल एस्टर, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कोई आया वो होता है, तब आप एसिड हैलाइड को प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे, हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल बेसिकली होता क्या है, इसमें होता भी तो यही है ना। फॉर्माइल ग्रुप में जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ विद एच है ना, उसकी जगह एच की जगह सी एल लग जाता है, तो इसको हम हेलो फॉर्माइल कह देते हैं। देखो ना, सी डबल बॉन्ड ओ विद एच जो है इसको हम फॉर्माइल ग्रुप कह रहे हैं ना, तो इस एच की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी एल लग जाए तो इसको क्या कहेंगे, हेलो फॉर्माइल, ठीक है। और हेलो फॉर्माइल क्या है, इट इज़ अ प्रीफिक्स फॉर द एसिड हैलाइड। जब एसिड हैलाइड से बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराएंगे और नंबर देंगे। अमाइड, अमाइड के लिए हम लोग लिखते हैं अमाइड फैमिली, ठीक है, एंड पे अमाइड ही आएगा, ठीक है। अल्कन अमाइड, ठीक है, 3 कार्बन वाला अमाइड है तो प्रोपन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ठीक है, तो वो इस तरह होगा। और जब अमाइड एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आए तो फिर हम कहेंगे कार्बमोइल, कार्ब अमोइल, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली हैं, कुछ चीज़ें जो आपको वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगी, ठीक है। आपने इन चीज़ों को एक दफ़ा सिर्फ देख के समझ लेना है और फिर आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कुछ वक्त के साथ साथ। नाइट्राइल फैमिली, तो नाइट्राइल के लिए हम नाइट्राइल ही लिखते हैं, ठीक है, नाइट्राइल। और यहाँ पर जो आपके पास प्रीफिक्स आएगा दैट विल बी सियानो, कि जब ये नाइट्राइल सी ट्रिपल बॉन्ड एन इससे बड़ा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर आप इस नाइट्राइल को लिखोगे सियानो के तौर पे, यानी प्रीफिक्स के तौर पे, और इसका नंबर दोगे फॉर एग्जांपल 2 सियानो, और फिर आप जो है वो अल्कानोइक एसिड जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिख दोगे। अब एल्डिहाइड अगर सफिक्स के तौर पे आया तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, अल, जिस तरह एल्कानल, ब्यूटानल, पेंटानल, ठीक है, हेक्सानल, तो एल। लेकिन जब यही प्रीफिक्स के तौर पे आएगा तो तब आप क्या लिखोगे इसको, फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल के तौर पे, और साथ इसकी पोजीशन नंबर लिख के लिखोगे फॉर्माइल। कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप में आपके पास एंड पे क्या आता है, ओन, अल्कानोन, फॉर एग्जांपल प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, ठीक है। और जब यही प्रीफिक्स के तौर पे आएगा अब ये क्या आएगा, ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर ये ऐसी फजूल पढ़ा रहे हैं, फजूल नहीं पढ़ा रहा। ऑक्सो ग्रुप बेसिकली यूएचएस के 2022 के पेपर का पार्ट है, ठीक है। ऑक्सो ग्रुप आया था और उसका आंसर आई गेस था 3 ऑक्सो पेंटानल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना चीज़ें आ सकती हैं, ऑल्दो ये बुक्स में उस तरह मेंशन नहीं है लेकिन ये चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा जी, अब अल्कोहल में आ जाते हैं तो इनके एंड पे ऑब्वियस बात है ओ एल आएगा, जिस तरह एल्कानोल होते हैं, जनरल आईयूपैक नेम, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, ठीक है। और जब ये आपके पास प्रीफिक्स के तौर पर आएंगे तो फिर आप क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी, ठीक है, पोजीशन नंबर लिख के हाइड्रोक्सी लिख दोगे, ठीक है। अमाइन फॉर एग्जांपल आ गया, तो अमाइन जब आएगा तो आप अमाइन के लिए क्या लिखोगे, अमाइन ही लिखोगे। इसका आपके पास जनरल आईयूपैक नेम क्यों क्या होता है, अल्कानामाइन, फॉर एग्जांपल मेथानामाइन, इथानामाइन, प्रोपानामाइन, ब्यूटानामाइन, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहाँ पर क्या आएगा, जब अमाइन आपके पास प्रीफिक्स के तौर पे आए या सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आए तो फिर क्या आएगा, अमाइनो, अमाइनो, क्यों, साथ इसके पोजीशन नंबर भी लिखोगे, क्यों, इसलिए अमाइनो लिखा जा रहा है
कि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए आप इसको एक सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करोगे। अल्कीन के लिए आपको पता है EN आता है, ठीक है, और EN के बाद जो है वो बेसिकली अगर इससे ऊपर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर वो फैमिली आती है। इसी तरह इसके लिए YNE आता है, ठीक है, और ईथर्स के लिए जो है आपके पास, ईथर्स के लिए सफिक्स तो कुछ भी नहीं है, सफिक्स में आपके पास एन ही आता है, ठीक है, ईथर्स में अल्कोक्सी अल्केन है ना, तो एन ही आता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जब ईथर्स आपके पास प्रीफिक्स के तौर पे आए हों तो फिर आप उसको अल्कोक्सी के तौर पे लिखते हो, कि आप जो है वो कहो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एग्जांपल से समझा देता हूँ ना, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। COOH है, ठीक है, और यहाँ पर ना ये ईथर ग्रुप आया OR आया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एल्कोक्सी 3। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल R की जगह कोई भी ले लो, आप ले लो मिथाइल ले लो ना, ताकि आपको एग्जांपल से भी समझ आ जाए, ठीक है। OCH3 लगा हुआ है यहाँ पे, उफ, अच्छा OCH3। अब देखो 3 मिथॉक्सी, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की वाली चेन सेलेक्ट की, और क्या बना, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स के तौर पे नेम दे दिया, और ये आपके पास सारा सिस्टम हो गया। तो ये आपके पास जो है ना IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में एक स्पेशल फीचर था, जो कि अभी अभी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और अब आपको आई होप समझ आ गई होगी कि प्रीफिक्स बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सफिक्स बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सफिक्स सिर्फ एक होता है और सफिक्स सबसे एंड पे आता है, और ये जो सफिक्स है ये बेसिकली उसका आता है जिस फैमिली को वो पूरा कंपाउंड बिलोंग करता है, और यही जो सफिक्स है बेसिकली ये टॉप प्रायोरिटी का होता है, जितने भी उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है उसमें से टॉप प्रायोरिटी वाला बेसिकली सफिक्स के तौर पे आएगा, और बाकी सब के सब फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक हो गया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा, तो अब हम लोग चलने जा रहे हैं जी कुछ रूल्स की तरफ, और रूल्स में बहुत ज़्यादा बेसिक FSC से नहीं शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा अब इसको स्पीड अप करके पढ़ेंगे कि ये ना हो कि भाई हम FSC की क्लास समझ रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली यू पीपल नो वेरी वेल दैट द मेजर एंड द मोस्ट important rule of IUPAC nomenclature is first of all the selection of the longest chain, that is basically referred to as the parent chain। अब पेरेंट चेन जो है ना, पेरेंट चेन उसकी मैं आपको ना करेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि भाई पेरेंट चेन की सबसे मेन करेक्टरिस्टिक क्या है। पेरेंट चेन जो है ना, सबसे पहली बात तो आपको पता ही है कि वो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा मॉलिक्यूल बना हुआ है जिसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही हैं, तो फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ क्या देखना है, फिर आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों, ठीक है, जिसमें इन शॉर्ट मोर ब्रांचिंग हुई हो, ब्रांचिंग लाइक साइड पे ब्रांचिंग उसमें ज़्यादा हो, तो उस पेरेंट चेन को आपने सेलेक्ट करना है। और वो तब, ये तब की बात है इन केस 2 लॉन्गेस्ट चेन हो, लाइक दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ रही हो, तो फिर आपने ये बात देखनी है। और अगर एक ही लॉन्गेस्ट है तो फिर आपने लॉन्गेस्ट करनी है। फिर पेरेंट चेन की एक और खसूसियत है कि अगर कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप है, लाइक ये अल्केन फैमिली का नहीं है, कि आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है, तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखिए इस लफ्ज़ पे गौर करना है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसमें से पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन का पार्ट होना मस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कुछ बातें हो गई जो पेरेंट चेन के बारे में थी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया पहले कि पेरेंट ये है, फिर हम लोगों ने पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर ली, अब हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को हमने लोएस्ट नंबर देना होता है। चलें जी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अब हम, और वो रूल ये है कि देखो, ये बात वैसे तो हम लोगों को पता ही होती है, लेकिन ये BTB जो है ना, BTB उसमें अलग से लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ भी लेते हैं जी। BTB में क्या लिखा है भाई, BTB में ये लिखा है कि जब आप 2 नंबर्स लिखो, 2 नंबर्स, ठीक है, और वो आपने इकट्ठे लिखे हैं, तो उनको आप सेपरेट करने के लिए सेपरेटेड बाय, अब जब 2 नंबर लिखोगे तो उसमें आप सेपरेशन करोगे बाय कॉमा, ठीक है, कॉमा।
लेकिन जब आप नंबर प्लस वर्ड के नंबर के साथ वर्ड लिखा है तो फिर सेपरेटेड बाय हाइफन, सेपरेटेड बाय ये होती है हाइफन, बेसिकली हाइफन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली एक रूल है, ये हो गया। तो बेसिकली ये टोटल जो है ना इम्पॉर्टेंट रूल्स थे फॉर जनरल आईयूपैक नोमेनक्लेचर। अब हम लोग ना बेसिकली इसको फंक्शनल ग्रुप वाइज पढ़ने को एम्फेसाइज करेंगे कि अब हम फंक्शनल ग्रुप वाइज चीज़ों को समझें कि भाई कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं।